हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पशुओं में सींगरोधन। ठीक है, सींगरोधन के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के तौर पे, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एक बात आप सभी लोगों को और भी बता दें कि दोस्तों आज से वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के। तो बिना किसी देरी के ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो टॉपिक आप सभी लोगों को पता ही चल गया कि हम लोग बात करेंगे सींगरोधन की। और सींगरोधन में सबसे पहले बात आप सभी लोगों को पता ही होनी चाहिए कि सींगरोधन का समय क्या होता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के तौर पे। ठीक है, तो आयु की अगर हम बात करें तो आयु केवल 10 से 15 दिन की मानी जाती है। ये आपका बुक का डाटा है। मैंने गांव में डॉक्टरों से ये बात पता की है कि सींगरोधन हमको किस आयु पे बछड़े या बछिया की करनी चाहिए, तो उन लोगों ने बताया है कि गाय या भैंस जब ब्याती है तो उसमें बछिया या बछड़े का जब हम सींगरोधन करते हैं तो हम लोग 20 से 25 दिन तक कर देते हैं। उसकी जो आयु होती है 20 से 25 दिन तक होती है, तब तक ये लोग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन बुक में तो कहा गया भाई 10 से 15 दिन, तो हमको मानना किसका है, 10 से 15 दिन। ओके, अगर आपके कैटेट में ये क्वेश्चन आता है तो जरूर आप इसी को टिक करिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पशुओं के सींगरोधन की विधियां। अब भाई कौन कौन सी विधियां होती हैं उनके बारे में भी तो हमको पता होना चाहिए, और कौन सी इंपॉर्टेंट विधि एग्जाम के तौर पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसमें आती है हमारी रासायनिक सींगरोधन। अब रासायनिक सींगरोधन में कौन से केमिकल या किसके द्वारा यूज किया जाएगा उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये जो विधि है ये हमारे भारत देश में अपनाई जाती है। ठीक है, ये बात भी हो गई। दूसरी बात हम लोग बात कर लेंगे यांत्रिक विधि। यांत्रिक सींगरोधन का भी प्रयोग किया जाता है भारत में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तीसरी विद्युतीय सींगरोधन, तो इसका प्रयोग हमको कहीं पे दिखा भी नहीं और होता भी नहीं है भारत में। ऐसे कहीं कहीं पे हो रहा हो तो अलग बात है, जो डेयरी फार्म है बड़े बड़े वहाँ पे किया जा रहा होगा, ये मानते हैं। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो रासायनिक सींगरोधन और यांत्रिक सींगरोधन आपको गाँव में देखने को मिलते होंगे। ठीक है, अगर हम चौथे की बात करें तो रबड़ के छल्ले द्वारा सींगरोधन। ठीक है, और जो हमारा लास्ट पांचवा है प्रजनन द्वारा सींगरोधन। अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें से सबसे अच्छी सींगरोधन कौन सी विधि के द्वारा है, तो हम तो भाई इन्हीं दो को मानते हैं। कौन कौन से, रबड़ के छल्ले द्वारा हम सींगरोधन करें, ये विधि भी बहुत अच्छी है, और प्रजनन द्वारा सींगरोधन। तो यहाँ पे एक बात सबसे पहले और जान लीजिए, अगर आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जाएगा तो दोस्तों ये रासायनिक सींगरोधन से क्वेश्चन आएंगे और प्रजनन द्वारा सींगरोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी तो हो सकता पूछ ले, ऐसा मैं कोई दाता या मैं एग्जामिनर नहीं हूँ कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, पेपर बना रहा हूँ तो यही आएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अक्सर देखे हैं क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की करें या बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी विधि क्या है, किसमें क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है रासायनिक सींगरोधन में। ठीक है, रासायनिक सींगरोधन में हम बात करेंगे, सबसे पहली है कास्टिक छड़ द्वारा। अब देखो भाई इसमें रसायन यूज किए जाते हैं, जाहिर सी बात है, तो इसमें कास्टिक सोडे की बनी हुई छड़ का प्रयोग किया जाता है। ये विधि जो है ये सामान्य विधि है, और दोस्तों ये भारत देश में हमारे बहुत ज़्यादा अपनाई भी जाती है। ये बात भी हो गई है। दूसरी बात ये है कि हम सींगरोधन करने से पहले कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। अभी सावधानियों की तो बात हम करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं। मान लेते हैं ये कोई सींग है, ठीक है, इसके आसपास क्या होते हैं, बाल होते हैं। इन बालों को हमको काट लेना चाहिए। पहले तो सींग को अच्छी तरीके से साफ कर लें। ठीक है, साफ कर लें और यहाँ से बालों को काट के हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कास्टिक सोडा की जो बनी हुई छड़ होती है, जो बत्ती होती है दोस्तों, उसको इस सींग के ऊपर रगड़ेंगे। अब कब तक रगड़ते रहेंगे, जब तक यहाँ से लाल रंग का ब्लड ना निकलने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा कि लाल रंग का जब से ब्लड के जो छींटे होते हैं वो आ जाएं, और उसके बाद में छोड़ देना चाहिए। ठीक है, सावधानी की बात हम करेंगे, लेकिन अभी तो हम बात करेंगे सींगरोधन किस तरीके से किया जाएगा, और यहाँ पे सींगरोधन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करना। अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पे घाव हो जाएगा। अब घाव होने से आप लोगों को पता है कि बीमारी हो जाती है पशु को। हालांकि अगर इस तरीके की अगर बीमारी हो जाए ना अगर सींग के अंदर, तो पशु बचता नहीं है। गांव में मैंने बहुत सारे पशु देखे हैं, जब लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई के दौरान अगर सींग टूट जाता है तो पशु अगर मान लो अगर जड़ से नहीं उखड़ा है तो बच जाता है। अगर जड़ से उखड़ गया है तो वो मर ही जाता है, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और वो सीधे मस्तिष्क में चले जाते हैं, तो इस कारण मृत्यु हो जाती है पशुओं की। दूसरी हमारी विधि है रासायनिक डीहॉर्नर द्वारा। अब रासायनिक डीहॉर्नर द्वारा कौन कौन सी विधियां
जो रासायनिक डिहोनर द्वारा जो विधि की जाती है वो कैसी विधि होती है और हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में भी हम लोग अभी बात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसकी सावधानियों की बात कर लेते हैं। अभी मेरे को ये तो पता चल गया है कि भाई सींग रोधन किस तरीके से कास्टिक सोडा के द्वारा करेंगे। भाई कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ सावधानियाँ होती हैं, जो हमारी सावधानियाँ होंगी उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है कास्टिक पोटास की बत्ती को सावधानी से पकड़ा जाए, अन्यथा उससे हाथ जल सकता है। बत्ती के ऊपर सिरे पर कागज या अथवा कपड़ा लपेट लेना चाहिए। अगर हम बत्ती को पकड़ते हैं कास्टिक सोडा की तो उस पर कागज या कपड़ा लपेट ले ताकि हाथ ना जल पाए। ठीक है, दूसरी विधि है कास्टिक पोटास अधिक रगड़ने पर अथवा सींग निकलने के सही स्थान से इधर उधर रगड़ने पर रक्त निकलने लगता है और उस स्थान पर घाव हो जाने का भय हो जाता है। तो मैंने पहले भी ये बात बताई है कि भाई जब हम सींग रोधन कर रहे हैं तो हमको सावधानियां वहाँ पे बरतनी चाहिए। और कौन सी सावधानियां कि सींग के अलावा किसी भी भाग पे कास्टिक सोडा की जो बत्ती होती है वो नहीं लगनी चाहिए। ओके, बराबर बात। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कौन सी सावधानी हमारी बची हुई हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो तीसरी सावधानी है, ये क्या कहती है? ये कहती है कि सींग निकलने के चारों ओर ग्रीस और बोरिक एसिड पाउडर अवश्य लगा देना चाहिए, अन्यथा कास्टिक पोटास आंखों को हानि पहुंचा सकता है। अब देखो, अब कास्टिक सोडा अगर पसीने के द्वारा या हवा के द्वारा या पानी के द्वारा अगर उनकी आंखों तक आ जाएगा तो आंखों में घाव बन जाएगा और आंख बेकार हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, वहाँ पे हम ग्रीस का प्रयोग कर लें। ग्रीस, वही वाली ग्रीस जो घरों में दोस्तों जो जैसे साइकिल है, मोटरसाइकिल में यूज़ की जाती है, उसी ग्रीस की बात हो रही है। या बोरिक एसिड पाउडर मिल जाए उसका भी प्रयोग कर लेते हैं, लगा देनी चाहिए। चौथी हमारी जो होगी सावधानी, वो कास्टिक पोटास लगाने के पश्चात पशु के सिर को भीगने नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं भीगने देना चाहिए? वही मैंने बात बोली है कि कास्टिक सोडा अगर भीग जाएगा वो शरीर के किसी अन्य भाग तक पहुंच जाएगा तो वो शरीर के उस भाग को काट देगा, क्योंकि भाई वो इतना खतरनाक होता है कास्टिक सोडा कि वो शरीर के किसी भी पार्ट को काट सकता है। ठीक है, पांचवी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवी वाली जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखकर पढ़िएगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पशु उस स्थान को ना चाटने पाए जिस पर कास्टिक पोटास लगाई गई है, अन्यथा उसकी जीभ पर घाव हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पशु होते हैं वो अपने घाव को अक्सर चाटने लगते हैं। अब चाटने से क्या होगा कि वो कास्टिक सोडा अगर लगा हुआ है वहाँ पे तो वो कास्टिक सोडा उसकी जीभ पे आ जाएगा और जीभ पे आने से उसकी जीभ में घाव हो जाएगा। दूसरी जो इसी ये रासायनिक विधि की जो थी, रासायनिक डिहोनर द्वारा, अब इसमें क्या चीज़ है वो हम लोग बात कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि सींग रोधन एक विशेष प्रकार का, पहली बात तो केमिकल तैयार किया जाता है, जो डॉक्टरों के द्वारा केमिकल तैयार किया जाता है या जो रिसर्च करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा केमिकल तैयार कर लिया जाता है। वो केमिकल ये सींगों पे लगा दिया जाता है। ये जो सींग दिख रहे हैं यहाँ पे केमिकल लगा दिया जाता है, इससे इन सींगों की ग्रोथ रुक जाती है और सींग नहीं बढ़ पाते हैं। और एक बात आप सभी लोगों को बता दें कि सींग क्यों नहीं ग्रोथ कर पाता है, कि हम चाहे केमिकल के द्वारा या ये कास्टिक सोडा के द्वारा या किसी भी यंत्र के द्वारा हम क्या करते हैं, जो सींग के अंदर कोशिकाएं होती हैं, सींग की कोशिकाएं होती हैं, उनको नष्ट करना, कोशिकाओं को नष्ट करना ही इनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। रासायनिक पदार्थों से एक ऐसा पदार्थ तैयार किया जाता है कि इसका सींग की गांठ, जो सींग की वड होती है, जो सींग होता है, जो गांठ होती है, उस पर लेप कर देने से सींग आगे नहीं बढ़ते हैं। बात वही होती है कि कोशिका नष्ट हो जाएगी और सींग आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यांत्रिक सींग रोधन। अब यांत्रिक सींग रोधन में हम बात करें तो यांत्रिक सींग रोधन में ये भारत में अपनाई जाती है, लेकिन ये बिल्कुल अपनानी नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं अपनानी चाहिए? एक बात बताइए दोस्तों, अगर प्लास के द्वारा हम आपके या कोई भी आपके नाखून को उखाड़ दे तो उखाड़ने से कितना दर्द होगा। ऐसे ही यार पशुओं को भी समझना चाहिए कि पशु के अगर हम सींग उखाड़ेंगे तो उनको कितना दर्द होगा। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक विधि होती है और पशु के लिए तो बहुत ज़्यादा कष्टदायक भी होती है। अभी हम बात करेंगे इसमें। तो होता क्या है, डिहोनर द्वारा सींग उखाड़ कर सींग रोधन करना। ठीक है, ये विशेष प्रकार का एक यंत्र है जिसको हम डिहोनर बोलते हैं। इसके द्वारा सींग उखाड़ लिया जाता है, पशु के सींग को उखाड़ा जाता है। यह विधि आसान तथा साधारण तो है, लेकिन बात यह भी है कि पशु के लिए कष्टदायक बहुत होती है। क्यों होती है? क्योंकि पशु के दर्द होता है, उखाड़ा जाएगा तो दर्द होगा। सींग उखाड़ने के पश्चात पशु के जड़ में खून निकलता है, जिससे छूत की बीमारी होने का भय हो जाता है। अब देखो,
जब उखाड़ोगे, सींग उखाड़ने से क्या होगा, उस पर मक्खियाँ बैठेंगी और मक्खियाँ बैठने से वहाँ पे छुआछूत की भी बीमारी पशुओं में हो जाती है। आशा करता हूँ ये भी विधि आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और दोस्तों अब आप लोगों को डेली वीडियो मिलते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के रेगुलर। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं डीहॉर्निंग, आरी द्वारा सींग काटकर सींग रोधन करना। ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुल मिला के जो सींग उखाड़ा जाता है उससे कहीं ज़्यादा ये विधि सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें सींग काटा ही जाता है, ना कि उखाड़ा जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में जो बांस होते हैं, ठीक है, वो आरी या तो यूज़ करते हैं, या तो देखा होगा जो लोहे की सरिया काटने में यूज़ किया जाता है। घरों में तो अक्सर देखी ही होंगी, तो उसके द्वारा सींग काटा जाता है इसमें। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने की चीज़ नहीं है। इसमें सिंपल सा होता है कि आरी के द्वारा सींग काट देना, इसी को सींग रोधन बोलते हैं। उसके बाद में हमारी तीसरी है विद्युतीय सींग रोधन। ये बहुत ज़्यादा विदेशों में प्रचलित है, इंडिया में तो नहीं। हो सकता है कि जो डेयरी फार्म हो उन पे यूज़ किया जा रहा हो, अन्यथा ये दोस्तों गांव या घरों में देखने को नहीं मिलती है। इसमें होता क्या है कि विद्युतीय सींग रोधन को क्या करते हैं, विद्युत के द्वारा लाल होने तक गर्म करते हैं। और इसमें कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब हम गर्म करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 540 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो याद रखना। दूसरी बात आप सभी लोगों को ये याद रखनी है कि जब हम 540 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे और सींग की जो गांठ होती है उस पर रखेंगे, उसका समय क्या होगा, वो टाइम क्या होगा, तो 8 से 10 सेकंड तक सींग पे रख दिया जाता है उसकी गांठ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब सींग की गांठ के स्थान पर सुनहरी रंग दिखाई दे जाए तो बच्चे को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे क्या है कि मान लेते हैं ये विद्युत किसी यंत्र के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है सींग के ऊपर। अब यहाँ से सुनहरी रंग जैसे ही दिखाई देगा वैसे ही पशु को छोड़ देना चाहिए और सींग रोधन मान लो हो गया। ओके, सबसे अच्छी विधि हमको लगती है कौन सी, रबड़ के छल्ले द्वारा सींग रोधन करना। इसमें कुछ नहीं प्रयोग करना पड़ता है। इसमें सिंपल सा एक इलस्ट्रेटर होता है। ये इलस्ट्रेटर होता है, जैसे घरों में प्लास के द्वारा क्या करते हैं, तारों को जोड़ दिया जाता है, ऐसे ही एक प्रकार का ये यंत्र होता है। इसमें क्या करते हैं, ये जो रबड़ की गेटिस रखी हुई हैं, ये जो गेटिस दिखाई दे रही हैं, इनको इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है और सींग में ले जाकर वहाँ पे उनमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं ये रबड़। और रबड़ डालने से होता क्या है कि जो सींग में जो शरीर के द्वारा पोषक तत्व मिलते हैं सींग को, वो मिलना नष्ट हो जाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो मिलना नष्ट हो जाते हैं। उससे क्या होती है, सींग की ग्रोथ रुक जाती है और ग्रोथ रुकने से वो सींग आगे नहीं बढ़ पाता है। मैंने ये पहले भी बताया कि किसी न किसी तरीके से जो सींग के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करना ही सींग रोधन होता है। उसके बाद में हमको ये अच्छी विधि लगती है कौन सी, प्रजनन के द्वारा सींग रोधन करना, ठीक है। इसमें समय ज़्यादा लगता है, समय तो ज़्यादा लगता है, लेकिन दोस्तों ये अच्छी विधि होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, इस विधि में सबसे पहले समझ लो कि ये जो सांड होगा दोस्तों, ये सांड होगा, इसके सींग नहीं होंगे। और ये जो गाय दिख रही है इसके सींग होंगे। अगर हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, इससे जो संतान पैदा होगी वो सींग रहित पैदा होगी। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी विधि मानी जाती है। और दोस्तों ये डेयरी फार्मों में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ भी की जाती है। हालांकि गाँव और घरों में ये चीज़ लोग, जो किसान लोग हमारे होते हैं, वो नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन ये विधि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इस विधि में होता क्या है, एक बार ये पढ़ लेते हैं, लेकिन बात आपको समझा दी है, बस इतना ही होता है। इस विधि में सींग विहीन नर, मतलब जिसके सींग ना हो, और सींग वाली मादा का क्रॉस कराएंगे और प्रजनन के बाद जो संतान पैदा होती है, वही दोस्तों जो क्रिया की जाएगी, जो संतान पैदा होगी सींग रहित, उसी को क्या बोला जाएगा, प्रजनन के द्वारा सींग रोधन करना। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।